नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे एरोवेल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम इस सीरीज में रिवीजन वाले जो क्लास लगातार हम दे रहे हैं, इस सीरीज के अंदर जो है अब तक हमने पढ़ चुके हैं जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग। कल ही हमने पिछले नेक्स्ट वीडियो में हमने जाना कि विषाणु जनित रोग जो थे, वायरस डिजीज जो थे, वो वायरस डिजीज में हमने दो प्रकार के रोगों का वर्णन किया था। एक तो हमने कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ा था और एक हमने एड्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा भी चिकनगुनिया और डेंगू जैसे ऐसे रोग हैं जो वायरस जनित रोग है, लेकिन इनके बारे में एनसीईआरटी ने ज्यादा डिटेल नहीं दे रखा है। तो इतना से याद रखना है कि इन दो रोगों के अलावा भी चिकनगुनिया और डेंगू जो है वायरस जनित रोग है। ठीक है, अब इसके बाद है हम बात करें प्रोटोजोआ जनित रोग की। अब प्रोटोजोआ जनित रोगों में हम सबसे पहले बात करेंगे मलेरिया रोग के बारे में पढ़ेंगे। और मलेरिया रोग जो है यह बेटा प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, 4 प्रकार की प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे वाइवेक्स हो गया, मेलिलाई हो गया, ठीक है, और फेल्सीपेरम हो गया। ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन प्रजातियों से हमारे शरीर में क्या होता है बेटा, रोग उत्पन्न होता है। अब जो है मलेरिया की एक अवस्था है बेटा, लार्वा अवस्था। उस अवस्था कहते हैं इसको स्पोरोजोइन्स। ठीक है, तो स्पोरोजोइन जो है, ये अवस्था जो है हमारे शरीर में क्या करती है, संक्रमण करती है। तो यह किस प्रकार से संक्रमण करेगी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल से कि इसका जीवन चक्र कैसे पूरा होता है, हमारे शरीर में कैसे यह संक्रमण फैलाती है। इसके अलावा और भी हम कह देंगे कि यह हमारे शरीर में, जो याद रखना, यह हमारे शरीर के आरबीसी और यकृत को ही क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है। बाकी इसके जो विशेष लक्षण की बात की जाए तो कुछ ज्यादा विशेष लक्षण है नहीं, लेकिन एक लक्षण जो है, कफकफाती ठंड के साथ हमें क्या है, समय के अंतराल पर क्या आती है बेटा, बुखार भी आती रहती है। तो इसके बारे में जानते हैं मलेरिया क्या है। ठीक है, पहला रोग है प्रोटोजोआ जनित रोग, लिख लो, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो प्रोटोजोआ जनित रोग में पहला रोग रहेगा हमारा मलेरिया। और मलेरिया किसके द्वारा होता है, इसका पैथोजन क्या है बेटा, पैथोजन क्या है, रोगजनक क्या है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम स्पीसीज। कई सारी स्पीसीज, कौन कौन सी, 3 प्रकार की स्पीसीज में बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक है वेक्स, एक वाइवेक्स है, और एक जो है फेल्सीफेरम, ठीक है, ये सबसे ज्यादा संक्रमित अवस्था है, ध्यान रखना। इसकी जो फेल्सीफेरम अवस्था है बेटा, वो सबसे ज्यादा संक्रमित अवस्था है। इसके अलावा भी एक और है मेलिलाई, मेलेलाई मेलेलाई स्पीसीज। ये कुछ प्रजातियां हैं, स्पीसीज है इसकी, जो क्या करती है बेटा, रोग उत्पन्न करती है। सबसे ज्यादा संक्रमित अवस्था कौन सी है, ये सबसे ज्यादा संक्रमित अवस्था है, सबसे संक्रमित अवस्था, संक्रमित स्पीसीज। सबसे भारी जो मलेरिया होता है, सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, वो किसके द्वारा होता है, फेल्सीफेरम के द्वारा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, फेल्सीफेरम, ठीक, किसके द्वारा होता है, फेल्सीफेरम के द्वारा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके हाँ प्रभावी अंग क्या है, प्रभावित अंग, तो याद रखना है प्रभावित अंग है यकृत व आरबीसी। इन दोनों के द्वारा जो है, ये दोनों ही जो है हमारे इस मलेरिया के द्वारा, या सॉरी प्लाज्मोडियम के द्वारा जो है यकृत और आरबीसी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, इसके अलावा लक्षण क्या है इसके, तो लक्षण याद रखने हैं आपको। लक्षण में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। तेज तेज कपकपाती
ठंड के साथ फीवर आना, बुखार आना। क्या ना बेटा? बुखार आना। पहली बात तो ये याद रखनी है, तेज बुखार आएगी वो भी क्या रहेगा? ठंड के साथ आएगी। इसके अलावा सिर दर्द होता है, ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हैं। 48 या 72 घंटे के लिए जो है ये है जो है कपकपाती ठंड लगती है, उसके बाद जो है हमें बुखार आ जाती है। इतनी बात आप याद रखिए, ठीक है। और क्या याद रखोगे इसके बारे में? ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो है बेटा वह अपना जीवन चक्र जो है दो प्रकोष्ठों में पूरा करता है। एक तो प्रकोष्ठी है मानव, पहला प्रकोष्ठी है, और दूसरा है मादा मच्छर। ये कौन सा है? दूसरा प्रकोष्ठी है। कौन सा प्रकोष्ठी है बेटा? दूसरा प्रकोष्ठी है। तो बात क्लियर, यही दे रखा है हमारे। अब इसका दे रखा है हमारे जीवन चक्र, कि इसका जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है, ठीक है। हाँ, एक और बात याद रखें, मानव के अंदर ये जो है अलैंगिक विभाजन करता है बेटा, अलैंगिक विभाजन लिख लेते हैं, अलैंगिक जनन। जबकि यहाँ जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, ठीक है। यहाँ एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल, ठीक है। यहाँ क्या होगा? एसेक्सुअल होगा, और यहाँ क्या होगा? सेक्सुअल होगा। इसकी संक्रमित अवस्था कौन सी है? ठीक है, प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था, तो याद रखना स्पोरोजाइट, ठीक है, स्पोरोजाइट, ठीक है। इसकी संक्रमित अवस्था कौन सी है? स्पोरोजाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग। अब हम पढ़ लेते हैं इसका जीवन चक्र, पढ़ लेते हैं किसका? प्लाज्मोडियम का, कि जीवन चक्र किस प्रकार से पूरा होता है। धन्यवाद। देखो बेटा, अब हम पढ़ने वाले प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसे पूरा होता है? ठीक है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो है दो प्रकोष्ठी में पूरा होता है। इसके दो प्रकोष्ठी होती है, जिसमें यह एक में तो अलैंगिक जनन करता है और एक में क्या करता है? लैंगिक जनन करता है। अब देखो बेटा, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो है वह सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी मादा एनाफिलिस मच्छर जो है वह किसी मनुष्य को काटता है। जैसे वो काटेगा तो उसके अंदर जो संक्रमण अवस्था है कौन से? स्पोरोजोइट्स, वो स्पोरोजोइट्स उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, और उसके अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले यकृत कोशिका में प्रवेश करती है। यकृत कोशिका के आरबीसी में यह अपना अलैंगिक जनन करती है, और अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो है कई सारे यह आप स्पोर बना लेते हैं। इसमें से दो प्रकार के स्पोर है, एक तो नर और एक मादा स्पोर है। ये दोनों ही स्पोर जो है ये कहाँ रहते हैं बेटा? ये संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं, और इसमें से जब यह संख्या ज्यादा हो जाती है तो ये आरबीसी को फोड़ कर क्या निकल बाहर निकल जाते हैं। जो आरबीसी को जब ये फोड़ते हैं तो बेटा इसमें से एक टॉक्सिन निकलता है, उस टॉक्सिन का नाम है हीमोजोइड। हाँ सॉरी, उसका क्या नाम है बेटा? हीमोजोइड है। अब ये हीमोजोइड जो है वो हमारे शरीर के अंदर मलेरिया के लक्षण उत्पन्न करता है। जैसे हमारे को कपकपाती सी ठंडी लगती है, और उसके साथ हमारे को तेज बुखार भी आता है, बीच बीच में रुक रुक के भी हमें बुखार आता रहता है, ठीक है। समय के अंतराल में हमें बुखार आता रहता है, ठंडी लगती रहती है। इस प्रकार से जो है हमारे को ये बीमारी होती है, इसके लक्षण प्रकट होते रहते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई दूसरा मादा एनाफिलिस मच्छर जो है उस संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो यह जो है ये जो नर और मादा जो बीजाणु है ये क्या है? रक्त के माध्यम से जो है कहाँ चले जाते हैं? इसके आमाशय में चले जाते हैं, और आमाशय में जाने के बाद ये क्या करते हैं बेटा? लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो है ये क्या करते हैं? वापस किसमें बदल जाते हैं? प्लाज्मोडियम में बदल जाते हैं। इस प्रकार से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। अब हमारे जो है एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। उस डायग्राम को मैं लाया हूँ आपके सामने बना के। तो इस डायग्राम में क्या दर्शाया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ से डायग्राम चालू है। सबसे पहले क्या हुआ
कि कोई भी मच्छर ने किसी मनुष्य को काटा, मादा एनाफिलिस मच्छर है, उसने क्या किया बेटा, मनुष्य को काटा, हाथ पे काटा, पैर पे का, जो भी आपको सुविधा लगे कि इस तरह का डायग्राम आपको अच्छे से बन सकता है, पैर हाथ का जो भी आप बना सकते हो उसका डायग्राम बनाकर आप बना देते। ये एक मच्छर है जो किसको काट रहा है, कि किसी मनुष्य के हाथ पर काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब मनुष्य के हाथ में काटता है तो ये स्पोरोजोइड जो है वो किसमें प्रवेश कर जाता है, मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे यह दिया हुआ है, जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु काटने के साथ मानव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर संक्रमण फैलेगा, तो संक्रमण कौन सी अवस्था, स्पोरोजोइड से अवस्था, ठीक है। अब जैसे ही संक्रमण फैला, अब ये सबसे पहले तो क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये है, कहाँ जाइएगा, रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में पहुंच जाता है, ठीक है। अब व्यक्ति के यकृत में पहुंचने, यकृत में क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो है ये लगातार जो है अपनी कोशिकाएं बढ़ाता रहता है, जिससे कोशिका क्या हो जाती है बेटा, फट जाती है और ये बाहर निकल जाता है। जैसे कोशिकाएं फट जाती है, ठीक है, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जब कोशिकाएं फट जाती है तो इसके अंदर एक टॉक्सिन निकलता है जिसे कहते हैं हीमोजोइक। क्या कहते हैं बेटा, हीमोजोइक। हीमोजोइक निकलता है। इस हीमोजोइक को जैसे जैसे ये हीमोजोइक निकलता है हमारे साथ, हमारे अंदर क्या होता है, ठंड उत्पन्न होती है, ठीक है, और हमें बुखार भी आती है, समय के समय अंतराल पर बुखार आती रहती है। अब क्या है कि ये जो जितने भी नर और मादा यूनज है, ये क्या करेंगे बेटा, यह जैसे कोई मनुष्य जो है, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य जो है उसने जैसे मनुष्य जो है, जैसे ही कोई मच्छर उसको काटता है संक्रमित व्यक्ति को, तो यह युग्मनज जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अब ये युग्मनज इसके अंदर प्रवेश करने के बाद क्या होता है बेटा, कि जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो ये क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं। निषेचन क्रिया करने के बाद जो है लैंगिक जन्म पूरा करते हैं और परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन के फलस्वरूप एक लार्वा अवस्था बनती है, उसको कहते हैं स्पोरोजोइट, यानी वापस स्पोरोजोइट का निर्माण हो चुका है। अब ये स्पोरोजोइट का निर्माण कहाँ हुआ बेटा, आमाशय में। इनका लैंगिक जन्म कहाँ पूरा होता है, आमाशय में पूरा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये कहाँ चला गया, लाल रक्त नलिका, सॉरी, यहाँ से ये कहाँ चला जाता है, लार ग्रंथियों में चला जाता है, मच्छर के लार में, ठीक है। जैसे अब ये वापस काटेगा, इस प्रकार से लगातार जीवन चक्र पूरा होता रहेगा। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि सर ये लैंगिक अवस्था या यूनस या लाल विद्युत परिणाम में परिवर्तन होता रहता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा यहाँ जो है यह जब अधोसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो युग्मनज तो बना लेते हैं, लेकिन ये युग्मनज जो है वो क्या नहीं करते, निषेचन नहीं कर पाते। निषेचन नहीं करते, दोनों ही स्वतंत्र रूप से कहाँ जाएंगे बेटा, मच्छर में जाएंगे, और मच्छर में जाने के बाद ये क्या करते हैं, युग्मनज निर्माण का कार्य करते हैं। यहाँ युग्मक तो बन गए लेकिन युग्मनज नहीं बनता, ठीक है। तो युग्मक बन गए, अब युग्मनज कहाँ बनेगा, तो युग्मनज जो है वो कहाँ बनेगा, मच्छर के अंदर बनेगा। मच्छर के अंदर बनने के बाद फिर ये मच्छर के आमाशय में जाकर ये युग्मनज क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। निषेचन करने के बाद जो है वापस लाल ग्रंथियों में ये चले जाते हैं। इस प्रकार से ये चक्र लगातार चलता रहता है। समझ गए बात को, ये है मलेरिया का सॉरी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, ठीक है। और प्लाज्म हमने पढ़ लिया बेटा इसका जीवन चक्र, ठीक है। अब इसका जीवन चक्र पढ़ चुके हैं अपन, किसका, मलेरिया प्लाज्मोडियम का। अब हम पढ़ेंगे दूसरा रोग। कौन सा दूसरा रोग है, अमीबियस। कौन सा है, अमीबियता, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। दूसरा कौन सा है बेटा, अमीबिया, जान लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अमीबियसिस या अमीबा अतिसार, अतिसार, ठीक है, ये लीजिए। इसका पैथोजन क्या है, पैथोजन, तो पैथोजन में याद रखना एंट अमीबा स्टोलिटिका, एंट अमीबा स्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा स्टोलिटिका। इसकी कौन सी अवस्था, कौन सी संक्रमण अवस्था, कौन सी संक्रमण अवस्था, ठीक है, जो ये ट्रोफोजोइड अवस्था, ठीक है। हाँ, इसका वाहक कौन सा, यांत्रिक वाहक है बेटा, फैलाने का कार्य करता है, यांत्रिक वाहक। यांत्रिक वाहक कौन सा है, घरेलू मक्खी, घरेलू
मुख्य क्या है, इसका यांत्रिक वाहक। लक्षण क्या है, तो लक्षण याद रखने हैं आपको इसके। लक्षण कौन से हो सकते हैं, तो लक्षण याद रखने हैं कि यह क्या करता है बेटा, आरबीसी को क्या कर देता है बेटा, नष्ट कर देता है। तो आरबीसी को जब नष्ट कर देता है तो मल में श्लेष्मा के साथ क्या निकलता है, रक्त बाहर निकलता है। इंपॉर्टेंट बात है कि वैसे नॉर्मली बुखार उखार ये चीजें तो नॉर्मली है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये श्लेष्मा के साथ क्या निकलता है बेटा, रक्त के मल के या रक्त के जो सॉरी मल के अंदर जो रक्त के क्या निकलते हैं बेटा, थक्के निकलते हैं। इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो उदरीय पीड़ा होती है, यह आंत को प्रभावित करता है। आंत उधर में पीड़ा उत्पन्न होती है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया हमारा अमीबियता डिजीज। अगला हमारा डिजीज है बेटा एस्केरिस्ता। कौन सा है, एस्केरिस्ता, इसको पढ़ेंगे। तो अगला अपना जो कर्मी डिजीज है बेटा, वो है सॉरी फाइलेरिसिस डिजीज, फाइलेरिसिस डिजीज कौन सी डिजीज है बेटा, फाइलेरिसिस डिजीज, ठीक है। फाइलेरिस डिजीज को एलिफेंटी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बेटा जो पैर या जंगनांग जो है वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, काफी बड़े हो जाते हैं। इस कारण से इसे एलिफेंटिक डिजीज या हाथी पांव, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो पैथोजन इसका जो पैथोजन है बेटा, वो है बेटा बुचेरेरिया बेक्रो फटाई,
क्या है बेटा, बुचेरेरिया बैक्टीरियोफाइटा, इसका क्या है बेटा, पैथोजन। ठीक है, इसका वाहक कौन है, वाहक है, किसके द्वारा फैलता है बेटा, तो यह जो है ना बेटा, यह एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है, एडिस मच्छर के द्वारा, मच्छर या मादा मच्छर भी कह सकते हो, मादा मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, इसके अलावा लक्षण क्या है इसके, तो इसके लक्षण है बेटा लैंगिक अंगों व पांवों का फूलना। इस कारण से इसे क्या कहते हैं बेटा, हाथी पांव रोग, एलिफेंटेसिस डिजीज, हाथी पांव रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, जगह जगह पर जो है, जगह जगह पर जो शरीर है, शरीर फूलने लगता है। इसके अलावा एक और है, तेज बुखार भी आती है इसमें, बुखार आती। ठीक है, ये इसके क्या है बेटा, फाइलेरिसिस डिजीज जो है उसके लक्षण है। ये इसका पूरा का पूरा वर्णन दे रखा है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। अगला है हमारा रिंगवर्म। कौन सा डिजीज है बेटा, रिंगवर्म। यहां लिख देते हैं अगले डिजीज को, दाद या रिंगवर्म। ठीक है, इसके पैथोजन 3 दे रखे हैं। ठीक है, कितने दे रखे बेटा, पैथोजन जो है, पैथोजन वो कितने दे रखे बेटा, याद रख। रिंगवर्म यानी दांत, सामान्य रूप से आपने दांत के बारे में जाना ही होगा। ठीक है, कि जो चमड़ी या त्वचा जो है उस पे आप जैसे विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, छोटी छोटी कुंचियां एक ही जगह कई सारी मात्रा में दिखाई देने लगती है, फिर वहां अपन को जो है खुजली काफी, उस त्वचा पर क्या होगी, खुजली भी ज्यादा होने लगती है। ठीक है, तो ये ऐसा रोग है। तो इसका जो पैथोजन है वो 3 पैथोजन हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक तो हमारे पैथोजन दे रखा है माइक्रोस्पोरम दे रखा है, एक दे रखा है बेटा ट्राइको फाइटोन दे रखा है, और एक दे रखा है एफिडोफाइटोन दे रखा है। तो पहला कौन सा देगा, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। दूसरा दे रखा है, ये पहला, दूसरा दे रखा है ट्राइको फाइटोन, और तीसरा दे रखा है एफिडो फाइटोन। ठीक है, ये 3 जो है इसके पैथोजन है। 3 प्रजातियां जो है वो क्या करती है, दाद उत्पन्न करती है। ठीक है, संक्रमण, संक्रमण किसके द्वारा होगा, तो संक्रमण होगा इसका दूषित भोजन द्वारा, दूषित भोजन। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से भी हो सकता है, व्यक्ति से भी क्या हो सकता है बेटा, ये रोग फैल सकता है। लक्षण क्या है, लक्षण, तो लक्षण याद रख रहे हैं, त्वचा या नाखून पर खुजली चलने लगती है, खुजली, और त्वचा पर विकृतियां उत्पन्न होने लगती, विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। ये इसका क्या है, वर्णन। इतना ही हमारा वर्णन दे रखे। तो 2 डिजीज ये हो चुके। ठीक है, इस प्रकार से हमारे लमसम सारे डिजीज जो है एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, सारे डिजीज हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम एक और डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है आनुवांशिक डिजीज। ठीक है, वो कई कारणों से हो सकता है बेटा, आनुवांशिक डिजीज भी है, ठीक है, म्यूटेशन डिजीज भी है वो, ठीक है, वायरस द्वारा भी फैल सकता है, तो कई कारणों से हो सकता है। उस डिजीज का नाम है कैंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस कैंसर के बारे में हम जानेंगे कि कैंसर क्या होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में
कैंसर उत्पन्न होता है। तो इन चीजों को हम समझेंगे। तो बेटा नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कौन सा रोग? कैंसर। क्या पढ़ने वाले हैं? कैंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैंसर का एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखना है, कैंसर का अध्ययन जो है, स्टडी जो है, वो कहाँ होती है? ऑन्कोलॉजी में होती है। कहाँ होती है बेटा? ऑन्कोलॉजी। कहाँ होती है बेटा? ऑन्कोलॉजी में होती है। ठीक है, कैंसर विज्ञान है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी क्यों कहा गया है? क्योंकि कैंसर जो है कौन से जीन द्वारा उत्परिवर्तन होता है? ऑन्कोजीन द्वारा। कौन से जीन द्वारा? ऑन्को जीन द्वारा ही क्या होता है बेटा? कैंसर उत्पन्न होता है। इस जीन द्वारा क्या होता है? कैंसर उत्पन्न होता है। एक दो डाटा और याद रखने, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भारत के अंदर, भारत में हर साल 11 लाख व्यक्ति कैंसर से संक्रमित होते हैं। व्यक्ति संक्रमित होते हैं, यानी रोग आता है। और पूरे विश्व में, दुनिया भर के अंदर, दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा व्यक्ति जो है वो क्या होते हैं बेटा? संक्रमित होते हैं। ये याद रखना है आपको कि भारत में हर साल 11 लाख से ज्यादा व्यक्ति जो संक्रमित होते हैं और दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा। कैंसर वास्तव में क्या है? कैंसर एक प्रकार का क्या है बेटा? म्यूटेशन है। क्या बेटा? म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन डिजीज है, म्यूटेशन डिजीज है। ठीक है, म्यूटेशन डिजीज है, जैसे उत्परिवर्तन वर्तन रोग अचानक से उत्पन्न हो जाता है। साथ में और भी क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? तो उसके एक दो बातें और है कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के अनियंत्रित होने से, भी क्या होता है बेटा? कैंसर उत्पन्न हो जाता है। उससे क्या होता है? गिठान उत्पन्न बने, अनियंत्रित होने से ठीक है, क्या हो जाती है? गिठान उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इस गिठान को हम कहते हैं बेटा? ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब ट्यूमर दो प्रकार के बनते हैं बेटा। तो ट्यूमर दो प्रकार के, तो कैंसर भी कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का हो जाएगा। ट्यूमर को अबूर्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अबूर्द कहते हैं। तो पहला है सुदर्म अबूर्द, ठीक है, और एक है दुर्दम अबूर्द। दुर्दम, ठीक है। सुर्दम अबूर्द कैसा कैंसर है बेटा? तो याद रखना है, यह स्थायी कैंसर है, यानी किसी अंग में अगर हो गया है तो वो उसी अंग तक सीमित रहने वाला है, अन्य कोशिकाओं में या अन्य अंगों में इसका फैलाव नहीं होता। इसका इलाज होना भी आसान है, क्योंकि जब ये एक ही अंग में होता है तो हम उस अंगों को क्या है? काट कर बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका इलाज हो जाता है। शल्य क्रिया द्वारा इसका इलाज आसानी से किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये स्थायी 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 ट्यूमर बनाता है, स्थायी ट्यूमर है, ठीक है, कॉन्स्टेंट ट्यूमर है। इसके अलावा जो है यह कम संक्रमण या प्रभाव कम होता है, और शल्य क्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है? इसका उपचार किया जा सकता है शल्य क्रिया द्वारा।
शल्य क्रिया द्वारा उपचार संभव है। जबकि दुर्दम अबोध जो है, इसमें क्या होता है बेटा कि एक कोशिका है दूसरी कोशिका में फैलकर ट्यूमर बनाती है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं बेटा कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो है ट्यूमर बनना, एक कोशिका में दूसरी कोशिका, एक कोशिका का दूसरी कोशिका में संकरण फैलाकर ट्यूमर बनना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका या अंग भी कह सकते हैं। ठीक है, कोशिका अंग में लिख देते हैं, अंग में ट्यूमर का बनना। ठीक है, तो इसमें मेटास्टेसिस की क्रिया होती है। अब यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्यूमर फैलता किसके द्वारा? रक्त के माध्यम से। रक्त के माध्यम से क्या होगा बेटा? फैलाव होता है। क्या होता है? रक्त के माध्यम से जो है एक कोशिका दूसरी कोशिका को क्या करती है? संक्रमित करती है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्यूमर बनना तो क्या कहता है? मेटास्टेसिस कहलाता है। और जबकि एक कोशिका जो है दूसरी कोशिका को कैंसर कोशिका में परिवर्तित कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एंजियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंजियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी क्रिया हमारी पहली क्रिया होती है, ये दूसरी क्रिया क्या है? एंजियोजेनेसिस। क्या कहलाती है बेटा? एंजियोजेनेसिस, यानी नई कैंसर कोशिकाओं का निर्माण होना। क्या कहलाता है बेटा? एंजियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैंसर कोशिका में परिवर्तित होगी, इसे तो हम क्या कहेंगे? एंजियोजेनेसिस। लेकिन एक कोशिका दूसरी कोशिका में क्या बनाएगी? ट्यूमर बनाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटास्टेसिस कहलाएंगे। एक याद रखना है आपको, नोट लगा कर लिख देना। क्या याद रखना? जो ब्लड कैंसर है, रक्त कैंसर, इसमें क्या नहीं बनता? रक्त कैंसर में ट्यूमर नहीं बनता। याद रखना है आपको। क्या याद रखना? ट्यूमर नहीं बनता। ये आपको याद रखना कि इसके अंदर क्या नहीं बनता बेटा? ट्यूमर याद नहीं बनता। तो ये हमारा कैंसर हो गया है। अब कैंसर को हम क्या करेंगे? इसके कारक भी पढ़ लेंगे साथ में, और इसका उपचार या निदान भी साथ में कवर कर लेंगे अगले फ्लो चार्ट के अंदर। तो इसको उतार लो पूरे को। ठीक है, इसके शॉट ले लो आप। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके। अब देखो बेटा, हम पढ़ेंगे कैंसर के कारक। क्या पढ़ेंगे? कैंसर के कारक पढ़ेंगे, निदान पढ़ेंगे और उपचार पढ़ेंगे। एक ही फ्लोर चार्ट में मैं तीनों को लेके आया हूं, तीनों को पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं कारकों की, यानी किन किन के माध्यम से जो है कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहला है आयनिक किरणों के कारण से, यानी एक्सरे किरणें हैं, गामा किरणें हैं और अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। भौतिक उद्दीपनों के माध्यम से भी क्या हो सकता है बेटा? कैंसर हो सकता है। जैसे दे रखा है एग्जाम्पल में कांगरी। ये कांगरी क्या होता है? जम्मू कश्मीर में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण जो है व्यक्ति क्या करते हैं बेटा? एक आप ये कह सकते हैं सिगड़ी कह सकते हो आप, या फिर एक लकड़ी का कटोरा बना होता है, उसमें कोयले भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको गले में टांगे हुए रहते हैं, तो उसे कहते हैं कांगरी। ठीक है, रासायनिक कारकों के कारण, यानी कैफीन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, सिगार, तंबाकू या भारी धातु आयनों का अगर सेवन हो रहा है, तब भी क्या हो सकता है बेटा? कैंसर उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा जैविक कारक भी है बेटा, जैसे SV40 वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। ठीक है, और इसके अलावा कैंसर जन वायरस भी है। तो ये कई सारे वायरस है जो क्या कर सकते हैं बेटा? कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आनुवांशिक कारक में ऑन्कोजीन्स है। ठीक है, कौन सी जीन है बेटा? ऑन्कोजीन है, जो क्या कर सकती है? कैंसर उत्पन्न कर सकती है। आगे गुणसूत्रीय परिवर्तन के कारण भी क्या हो सकता है बेटा? कैंसर उत्पन्न हो सकता है। जिसमें पहला दे रखा है, दो प्रकार का है, जिसमें पहला दे रखा है जीर्ण मज्जा श्वेत रक्तता। इसके अंदर जो हमें ब्लड कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? ब्लड कैंसर। किस कारण से?
22वें 9वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है बेटा, 22वें 9वें गुणसूत्र के मध्य परस्पर क्रिया होती है, उसके कारण हमें कौन सा कैंसर हो जाता है, ये हमारा लुकेमिया हो सकता है। लुकेमिया को हम ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ब्लड ट्यूमर के नाम से भी, ठीक है। और अगला जो है बर्किट का लिम्फोमा, इसमें क्या होता है, 8वें और 14वें के मध्य क्या होती है बेटा, परस्पर क्रिया होती है, और इन दोनों गुणसूत्र के मध्य परस्पर क्रिया के द्वारा भी हमें क्या हो जाता है बेटा, कैंसर उत्पन्न हो जाता है। ये हमारे क्या है, कारक है कैंसर उत्पन्न करने वाले। अगले हैं निदान। निदान में क्या है, पहला जो विधि दे रखी है, लुकेमिया दे रखी है, इसमें रक्त कैंसर के बारे में का उपचार किया जाता है। अब कैसे निदान किया जा सकता है बेटा, तो इसका रक्त कैंसर, इसमें क्या है, कोई भी उत्तक लिया जाता है, ठीक है, उत्तक निकाल के छोटे छोटे टुकड़े किया जाता है, फिर उसे अभिरंजित करके और फिर उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। और एक और है MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका पूरा नाम है। इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका निदान कर सकते हैं। एक है रेडियोग्राफी और कंप्यूटर टोमोग्राफी के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, निदान किया जा सकता है। अब करते हैं उपचार। उपचार कैसे करते हैं, रेडियोथेरेपी की यानी एक्सरे गामा किरणों के माध्यम से भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। कीमोथेरेपी यानी कोई एंटी कैंसर दवाइयां हैं, उनके बारे उनको देकर भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैंसर का उपचार कर सकते हैं। लेकिन इसका विपरीत प्रभाव भी है, इसमें बाल झड़ जाते हैं बेटा, ठीक है, कई सारे ऐसे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं मनुष्य के अंदर, तो ये भी है। विकिरणों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, कि इसका उपयोग मतलब उपचार कर सकते हैं। रसो चिकित्सा के माध्यम से, कुछ रसायनों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसका उपयोग मतलब इसका उपचार कर सकते हैं। जैसे आप C60 जो है एक दवा है, इसके माध्यम से हम कैंसर का उपचार कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्या हो गया है बेटा, कैंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या पढ़ लिया बेटा, सारे के सारे जितने भी हमारे इस चैप्टर के अंदर जितने भी डिजीज दे रखे थे, वो सारे डिजीज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में या जो नेक्स्ट हमारी क्लास लगेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या होता है, किस प्रकार से हमारे अंदर कार्य करता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने अब तक जो है इस चैप्टर में रोगों 3 भागों में हमने पढ़ने का प्रयास किया इस चैप्टर को, जिसमें से हम एक भाग कंप्लीट कर चुके हैं, डिजीज वाला कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम अगला जो भाग पढ़ेंगे वो हम इम्यूनिटी पावर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम ड्रग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ड्रग्स किस प्रकार से कौन कौन से ड्रग्स है, कहाँ से उसका निर्माण होता है, ठीक है, किन किन पादपों से उनका निर्माण किया जाता है, कैसे बनाया जाता है उसे, और क्या उसके दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं या समाज में पड़ते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा जो रिवीजन वाला चैप्टर है अब काफी, हालांकि काफी स्लो चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कम से कम इसकी वीडियो जो है, एक चैप्टर की वीडियो कम से कम एक ही इसमें होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है बेटा, हम एक तरीके से मैराथन क्लास से अभी नहीं ले पाएंगे, जल्द ही प्रयास करेंगे कि आपकी मैराथन क्लास ले और ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर को जो है वो एक ही वीडियो में कवर करने का हम प्रयास करें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। और यदि हमारा चैनल या हमारी क्लासें आपको पसंद आ रही है, ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, सभी स्टूडेंटों तक। आपके आसपास की जितनी भी स्कूलें हैं उन सब स्टूडेंटों को आप पहुंचाओ, ताकि वो इस रिवीजन का लाभ उठा सके और कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो कवर कर सके। इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, बाकी सारी चीज कवर कर रहे हैं। इससे बाहर जो है ना तो MCQ बाहर जाएगा, ना कोई और सवाल बाहर जाने वाला है, ठीक है। MCQ चैप्टर खत्म होने के बाद इसके MCQ क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे समय के अनुसार सारा मैटर जो है आपको एग्जाम के पहले मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।